नमस्कार। अपना बिहार में आपका स्वागत है। राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है और राहुल तेजस्वी का कारवां आज औरंगाबाद और गया जी में रहेगा। आज सुबह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने देव स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की और आगे के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राहुल गांधी खुली जीप में बैठे लोगों से बातचीत की। तेजस्वी यादव ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा में लोगों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। गांधी देखिए यहाँ पे देव पहुंचे हैं और देव में सूर्य मंदिर का यहाँ पे दर्शन किया है और दर्शन करने के बाद यहाँ पे आपको बता दें कि परिक्रमा भी किया उन्होंने और साथ में तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और तेजस्वी जो है रिस्पांस कैसा है बता दीजिए। काफी बढ़िया हो गया तेजस्वी यादव ने कहा कि यात्रा करेंगे। देखिए तेजस्वी यादव ने कहा है कि रिस्पांस जो है वो काफी बढ़िया है। राहुल ये राहुल गांधी जो देख रहे हैं खुली जीप में जो है वो बैठ रहे हैं और तेजस्वी के साथ और यहाँ पे ये जो यात्रा है यहाँ से देव से सूर्य मंदिर से आपको बता दें कि ये देखिए राहुल गांधी लगातार लोगों से मिल रहे हैं और मिलने के बाद यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जो है वो हैं और खुली जीप में यहाँ पे देव में तमाम जगहों पे निकलते हुए लोगों के साथ जो वोट अधिकार यात्रा जो है उसका दूसरा दिन जो है वो है और यहाँ पे ये अपनी यात्रा के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी और मुकेश सहनी तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पे साथ में मौजूद हैं। उन्होंने यहाँ पहुंचकर देव का जो ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है वहाँ पे वो पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने दर्शन किया, वहाँ पे उसकी परिक्रमा भी की और उसके बाद घंटी भी बजाया और उसके बाद देखिए ये तस्वीर किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, लोग जो हैं वो वहाँ से उनके साथ लगातार मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। तो ये एक खास तस्वीर जो है वो आप देख पा रहे हैं और तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि जो रिस्पांस है वो काफी बढ़िया है, तो ये एक बढ़िया है। राहुल रिस्पांस कैसा है? तो ये देखिए राहुल गांधी जो है अपने काफिले के साथ आज दूसरा दिन है और ये जोश खरोश जो आप देख रहे हैं यहाँ के देव मंदिर से ये निकले हैं और देव मंदिर से निकल करके यहाँ पे पूरे जनसभा करते हुए और लोगों के बीच होते हुए और गया जाएंगे और गया में आज जनसभा करते हुए वहाँ पे रात्रि विश्राम होगा। तो तेजस्वी और राहुल गांधी और मुकेश सहनी तमाम लोग मौजूद हैं और एसआईआर को लेकर के जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों तक अपनी जो तमाम बातें हैं वो पहुंचा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। राहुल गांधी की दूसरे दिन की वोटर अधिकार यात्रा औरंगाबाद से शुरू हो गई है। जैसे जैसे राहुल और तेजस्वी का कारवां आगे बढ़ रहा है, साथ साथ सियासत भी खूब हो रही है। आज वही दोनों चोर मौसेरे भाई मिलकर जनता के वोट के अधिकार की यात्रा निकाल रहे हैं। विडंबना देखिए, जिन्होंने हमेशा अधिकार छीने वे आज अधिकार बचाने का ढोंग कर रहे हैं। असल में यह वोट अधिकार यात्रा नहीं बल्कि इनके नोट के अधिकार और लूट खसोट के अधिकार को कायम रखने की यात्रा है। कांग्रेस के ये फूके हुए कारतूस और च्यवनप्राश के खाली डब्बे बिहार में फिर से बनाना चाहते हैं वही दशक 1990। दरअसल कांग्रेस की ये वोटर अधिकार यात्रा पर्यटन यात्रा ही है। भोज भात कीजिए और अपनी सभाओं में आम जनों को हड़काइए, यही उद्देश्य है इस यात्रा का। सभाओं में आम जनों की उम्मीद से काफी कम भीड़ जुटने से तिलमिलाए खड़गे अपनी भड़ास कांग्रेस के लोकल नेताओं पर न उतार कर आम जनों पर ही उतार रहे थे। घबराइए नहीं खड़गे जी, आपकी इस भाषा का जनता बिहार विधानसभा चुनाव में बदला लेगी। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बार बार उठ रहे सवालों के बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तगड़ा जवाब दिया है। विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए सीईसी ने वोट चोरी जैसे शब्दों को अपमानजनक करार दिया और बिना नाम लिए राहुल गांधी को अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। ये रिपोर्ट दिखाते हैं।
हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी समर में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जमकर राजनीति हो रही है। पूरा विपक्ष निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पिछले कई दिनों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के निशाने पर निर्वाचन आयोग है। आरोप प्रत्यारोप के बीच रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार मीडिया के सामने आए और उन्होंने एक एक आरोपों का जवाब दिया। वोट चोरी के आरोप पर बगैर नाम लिए राहुल गांधी को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और कहा कि निराधार और झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी होगी। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। मतदाता पुनरीक्षण अभियान की पारदर्शिता पर बार बार उठ रहे सवालों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये साफ किया कि निर्वाचन आयोग के लिए न तो कोई पक्ष है और न ही विपक्ष। आयोग के लिए सब समान है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 7 दिनों के भीतर हल्फनामा दायर करना होगा। अगर राहुल शपथ पत्र नहीं देते तो ऐसी स्थिति में वोट चोरी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। चुनाव आयोग निडरता के साथ सभी वर्गों और सभी धर्मों के मतदाताओं के साथ बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का उपयोग जनता को गुमराह करने की नाकाम कोशिश है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह दावा किया कि बिहार में 7 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं को निर्वाचन आयोग पर भरोसा है। बिना किसी सबूत के योग्य वोटर का नाम नहीं कटेगा। चुनाव आयोग हर मतदाता के साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़ा है। किसी भी विदेशी नागरिक या फर्जी वोटर का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया में हर किसी की पात्रता साबित होगी। 7 करोड़ से भी अधिक मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, तो न तो चुनाव आयोग की साख पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है और न ही मतदाताओं की साख पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने तीखे शब्दों में ये कहा कि सच सच होता है। सूरज पूर्व में ही उगता है और किसी के कहने पर पश्चिम में नहीं उगता। भारत के संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिक को ही मतदाता सूची में शामिल होने का अधिकार है। मतदाता सूची को शुद्ध करना एक साझा जिम्मेदारी है। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट बीएलओ के साथ साथ राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों ने तैयार किया है। वोट चोरी का आरोप और पारदर्शिता को लेकर भ्रम फैलाना संविधान का अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। अभी सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार होंगे। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी। बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया। ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। तमिलनाडु के तिरुपुर में 20 अक्टूबर 1957 को जन्मे चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं और 31 जुलाई 2024 से वो महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर आसीन हैं। राधाकृष्णन ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत आरएसएस और जनसंघ से की है। वे 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2003 से 2006 तक तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष रहे। सीपी राधाकृष्णन फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल रहे। इसके अलावा मार्च से जुलाई 2024 तक तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार और मार्च अगस्त 2024 तक पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला।
जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद खाली हुए उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होने हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में गहमा-गहमी चरम पर है। एनडीए ने उम्मीदवार घोषित कर अपनी पहली चाल चल दी है। अब इंतजार है विपक्ष के कदम का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी है। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने बधाई दी है। जेडीयू राधाकृष्णन का समर्थन करता है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ये बता दिया है पोस्ट के जरिए और कहा है कि सीपी राधाकृष्णन को बधाई कि वो उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से। और सोशल साइट एक्स पर आपको पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं साथ साथ, जहां पर उन्होंने बधाई दी है और ये भी कहा है कि जो जेडीयू पार्टी है वो राधाकृष्णन का समर्थन करती है। तो देखिए, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने का जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने स्वागत किया है। संजय झा ने कहा कि उनके अनुभव का देश को लाभ मिलेगा। संजय झा ने कहा कि सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के पिछड़े समाज से आते हैं। ऐसे में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय के प्रति एनडीए की प्रतिबद्धता भी साफ दिखती है। राष्ट्रपति पद का एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, ये बहुत ही खुशी की बात है। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड इसका स्वागत करती है, उनको शुभकामना और बधाई देती है। और पिछड़े समाज से आते हैं, दक्षिण भारत से आते हैं, तो समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, इस सब के प्रति जो प्रतिबद्धता एनडीए की है वो दर्शाता है और बिल्कुल वेलकम स्टेप है। हमारी पार्टी स्वागत करती है उनके कैंडिडेचर को। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के असंवैधानिक कदम के खिलाफ नीतीश कुमार की न्याय यात्रा 2005 की एक तस्वीर साझा करते हुए कई बातें याद दिलाई है। संजय झा ने लिखा है कि फरवरी 2005 में विधानसभा चुनाव में जनता ने जंगल राज के संस्थापक आरजेडी और कांग्रेस को बहुमत से दूर कर दिया। तब कांग्रेस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने जनादेश का गला घोटकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। तब नीतीश कुमार ने राज्य में न्याय यात्रा निकाली और जनता ने न्याय कर दिया। नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी। इस समय जो लोग संविधान की किताब लेकर बिहार में घूम रहे हैं, क्या वे प्रदेश की जनता को बताएंगे कि कांग्रेस ने संविधान को ताक पर रखकर जनादेश की हत्या क्यों की थी? और इसके लिए बिहार की जनता तथा अभूतपूर्व विधायकों से माफी मांगेंगे। न्याय यात्रा की यह तस्वीर जुलाई 2005 की है और ये लोग सीतामढ़ी की सीमा पर स्थित औराई जा रहे थे। तब बिहार के हजारों गांवों में बरसात के दिनों में जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा हुआ करती थी। और बाढ़ से बड़ी खबर, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। बाढ़ थाना के लाल बागी में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका है। गांव की लड़की से अफेयर था। तो बाढ़ से बड़ी खबर, जहां गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। बाढ़ थाना के लालाबागी में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही जा रही है। पुलिस मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है। गांव की लड़की से अफेयर की बात सामने आई है। और मधुबनी से बड़ी खबर, जहां बंदरों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। रिटायर्ड चीनी मिल कर्मी की मौत हुई है। पंडौल के शाहपुर गांव की घटना सामने आई है। कई इलाके में बंदरों का आतंक देखने को मिल रहा है। तो मधुबनी से एक खबर, जहां बंदरों के हमले से बुजुर्ग की मौत हो गई है। रिटायर्ड चीनी मिल कर्मी की मौत हुई है। पंडौल के शाहपुर गांव की यह घटना सामने आई है, जिसके बाद चीख पुकार परिवार वालों में। पटना मेट्रो का ट्रायल अब 20 अगस्त से शुरू होगा। डिपो का काम पूरा होने के बाद तैयारी पूरी है। पहले चरण में मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक ट्रायल होगा। इस बीच 6 स्टेशन होंगे, जिसकी दूरी करीब 6.5 किलोमीटर होगी। सितंबर के अंत तक सेवा शुरू हो सकती है। वासियों के इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली है। खासकर अगर पटना वासियों की हम बात करें तो पटना वासियों को जल्द ही मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है।
15 अगस्त से मेट्रो शुरू होना था, लेकिन ट्रायल में थोड़ी देरी हुई, जिस कारण मेट्रो के रफ्तार पर थोड़े दिनों के लिए ब्रेक जरूर लगा दी गई। लेकिन अगले महीने से मेट्रो की रफ्तार पटना वासियों को नजर आएगी, क्योंकि 20 तारीख से मेट्रो का ट्रायल शुरू होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि जो खेमनीचक स्टेशन है, लगभग 6 स्टेशन है जिसका काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 20 तारीख से उसका ट्रायल भी शुरू होगा। और पहले चरण के तहत लगभग 6.5 किलोमीटर मेट्रो की रफ्तार नजर आने वाली है। हालांकि ये मेट्रो की जो रफ्तार है वो 15 अगस्त से नजर आनी थी, लेकिन ट्रायल समय पर शुरू नहीं हो पाया, जिस कारण 15 अगस्त से मेट्रो शुरू नहीं हो पाई। लेकिन पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने साफ तौर पर बताया है कि कुछ काम अभी बाकी हैं, जिसे जल्द पूरा किया जाएगा। 20 तारीख से ट्रायल एक बार फिर से शुरू होगा और मेट्रो को पटरी पर उतारने की जो सारी तैयारी है वो पूरी की जा चुकी है। जल्द ही मेट्रो की जो रफ्तार है वो नजर आएगी और खेमनीचक से लेकर लगभग 6.5 किलोमीटर 6 स्टेशन लगभग बनाए गए हैं, जहां पर मेट्रो का जो ट्रायल है वो होगा। तैयारी पूरी है। ट्रायल मलाही पकड़ी से न्यू SIBT तक होगा और सितंबर के अंत तक मेट्रो की सौगात मिलने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। उम्मीद ये भी है कि 2 अक्टूबर को शायद मेट्रो का शुभारंभ हो, लेकिन सितंबर के अंत तक मेट्रो की जो रफ्तार है वो पटना में नजर आएगी। पटना वासियों को बहुत इंतजार है कि कब मेट्रो पर वो सफर करेंगे, कब पटना में मेट्रो की रफ्तार नजर आएगी, जो अब कुछ ही दिनों बाकी रह गए हैं। 15 अगस्त से शुरू होना था, लेकिन ट्रायल समय पर शुरू नहीं हो पाया। 15 अगस्त से मेट्रो शुरू नहीं हो पाई, लेकिन 20 अगस्त से ट्रायल शुरू हो रहा है, जिसके बाद मेट्रो की रफ्तार सितंबर के अंत तक संभावना जताई जा रही है कि शुरू हो जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। आरा के शाहपुर प्रखंड के कटाव प्रभावित जवनिया गांव के हजारों लोग दामोदरपुर बांध पर शरण लिए हुए हैं, जहां के लोगों को सामुदायिक किचन के जरिए खाना खिलाया जा रहा है। ग्रामीण टेंट लगाकर बांध पर रह रहे प्रभावित इलाकों में बोट एम्बुलेंस चलाया जा रहा है और पेट्रोलिंग हो रही है। देखिए, शाहपुर प्रखंड के दामोदरपुर पंचायत का देखिए ये जवैनिया बांध है। इसी बांध पर जो लोग हैं, उस जवैनिया गांव के हजारों लोग हैं, यहाँ शरण लिए हुए हैं। देखिए, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ लोगों को विस्थापित किया गया है और यहीं पर लोगों को सामुदायिक किचन के माध्यम से खाना खिलाया जा रहा है। देखिए, ये तस्वीरें हैं किस तरह से पॉलिथीन शीट से लेकर के तमाम टेंट लगाए गए हैं और यहीं से तमाम जो सुविधाएं हैं लोगों को प्रदान की जा रही है। इस वक्त देखिए चारों तरफ ये पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इसी बांध पर आकर शरण ले रहे हैं। गांव जो है पूरी तरह से गंगा नदी में विलीन हो चुका है और इस वक्त हम मौजूद है। देखिए, ये मेडिकल बोट है। जिला प्रशासन एवं आपदा विभाग के द्वारा ये मेडिकल बोट का संचालन किया जा रहा है, ताकि आम लोगों को आने जाने में, बांध पर लोग शरण लिए हुए इसलिए आने जाने में परेशानी है, जिसके कारण इसका जो है सहायता लिया जा रहा है, ताकि जो लोग आपातकाल में बीमार पड़े उनको तत्काल यहाँ से सुविधाएं दी जा सके। ये नाव का भी संचालन निःशुल्क, जो स्थानीय लोग हैं उनको आने जाने के लिए निःशुल्क नाव जिला प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है और इसी से लोग आते जाते हैं। कई नावें यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर लोग यहाँ जो जिनको ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वो लोग वहाँ तक जाते हैं और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ शरण लिए हुए हैं बांध पर, जिनको कि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम जो राहत है वो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जा रही है, ताकि लोगों को इस आपदा की घड़ी में राहत मिल सके। और खास करके ये मोबाइल जो बोट एम्बुलेंस है ये भी लोगों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है और लोग इसका फायदा ले रहे हैं। लोगों को तत्काल इससे जो मेडिकल टीम है वहां पर पहुंचाया जाता है और देखिए ये नाव जो लगी हुई है इसके माध्यम से तमाम लोगों को इधर ले जाया जाता है और उनको तमाम सुविधाएं जो है दी जाती है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 जवैनिया, भोजपुर। खबर शेखपुरा से है, जहां घाट कुसुम्भा प्रखंड में हरुहर नदी के किनारे बसा गांव पानी में डूबा हुआ है। जिला प्रशासन की तरफ से राहत बचाव के काम किए जा रहे हैं। हरुहर नदी का पानी भी कम हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानियां अब भी बरकरार है। शेखपुरा जिले का ये घाट कुसुम्भा प्रखंड अंतर्गत कोयला गांव है। हरुहर नदी के किनारे बसा ये गांव आप देख लीजिए, क्योंकि पानी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ा है तो सभी गाँव में पानी प्रवेश कर गया। आवागमन बाधित है। नाव ही एकमात्र सहारा इनका है जो किसी तरह वो मुख्य मार्ग में आ जाते हैं और कुछ जो है फिर मुख्य बाजार वगैरह जाकर कुछ खरीद फरोख्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी स्थिति यह है कि अपना घर रहेगा तब न
रहेंगे, अब सब डूब गया तो घर पर सब रोड पर रहता है, जो फ्री दे दे के तबरी की सबके दीजिएगा, सबके रहिएगा। यहाँ वाला के देता है नहीं, सारा के देता है, यहाँ पे नहीं देगा। घाट कुसुम्भा प्रखंड मुख्यालय समेत लगभग दर्जनों गांव इस बाढ़ से प्रभावित, और इस बार ने अनेक बार इस जब बाढ़ आता है तो तब हम लोगों को तबाही का सामना करना पड़ता है, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम घाट कुसुम्भा प्रखंड की जनता की ओर से मांग कर रहे हैं सरकार से कि घाट कुसुम्भा प्रखंड में भी बाढ़ पीड़ित बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। बगल में लखीसरिया बरहिया प्रखंड है, हरहुर नदी के उस पार, उसको बाढ़ का राहत मिलता है, लेकिन हम घाट कुसुम्भा प्रखंड का जनता जल जमाव से ग्रसित हम लोग हैं। ये भी सवाल उठाया, लेकिन कोई राहत कार्य नहीं हो पाया है। जरूरत है जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि को गंभीरता से लीजिए और ऐसे गाँव को जो गाँव पानी से प्रभावित है वहाँ बाढ़ क्षेत्र घोषित करिए ताकि राहत कार्य किया सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 शेखपुरा। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड